Hello, my dear student. Welcome to my YouTube channel M of Life Physics. Today we discuss about composition of a compound. मतलब कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन मतलब ये कि किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट कितना परसेंट एलिमेंट है उस कंपाउंड में, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए अगर मैं ले रहा हूँ यूरिया, ठीक। अब यूरिया का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, NH2CO NH2 होता है, ठीक है। अब ये आपका यूरिया है और यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। अब मैं आपसे कहूँ कि बताइए इसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट है। नाइट्रोजन, इसमें जो एलिमेंट नाइट्रोजन है ये कितना परसेंट है, यानी यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट है, आप कैसे बताएंगे इसको। तो वही यहाँ पे मैं इसका पहले इसका वो होता क्या है लिखा हूँ, इट इज अ मास परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट इन कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर प्रत्येक एलिमेंट का मास कितना परसेंट है ये पता करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड के अंदर। तो जैसे एग्जांपल में यूरिया लिया हूं और मैं आपसे कहूं कि बताइए यूरिया जो होता है इसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन है। तो जब आप यूरिया खरीदेंगे ना, फर्टिलाइजर यूरिया आप खरीदेंगे, जब खाद खरीदेंगे यूरिया का, तो उसमें बोरा में होगा तो उस बोरे पे लिखा होता है कि नाइट्रोजन 46.6% है। वो कैसे आता है, तो देखिए मैं सिखा रहा हूँ कैसे आता है। तो होता क्या है कि मान लीजिए हमको नाइट्रोजन चाहिए, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू, आप क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे मास ऑफ नाइट्रोजन। क्या लिखेंगे, मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास बाय टोटल मास, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, राइट, कंपाउंड का मास, और इनटू 100। ये फार्मूला है। अब परसेंटेज नाइट्रोजन चाहिए आपको, तो मास ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन एक तो है नहीं, दो है, तो 2, और नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 mu, 14 हो गया। एक का 14 होता है तो टू का मैं 14 टू जा 28 होगा, तो एक का मैं 14 लिखा हूँ इंटू टू क्यों, क्योंकि दो एलिमेंट है। और टोटल इसका निकाल लीजिए मोलर मास, तो कितना होगा टोटल मास ऑफ कंपाउंड, तो नाइट्रोजन का हो गया आपका 28 प्लस हाइड्रोजन 4 है तो 4 प्लस कार्बन 1 है तो 12 प्लस ऑक्सीजन 1 है तो 16, इसको ऐड कर लीजिए। तो 12 4 16 16 में 32 यानी 28 प्लस 32 यानी 60, यानी 60 आ गया टोटल मास इंटू 100। इसको काट लीजिए, कितना आएगा आपका, आएगा 2 3 जा 6, यानी 140, 140/3। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, जब काटेंगे ना तो कितना आएगा, 3 12 46.66% आएगा। मतलब इतना आ जाएगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 46.66%। तो ऐसे हम परसेंटेज निकालते हैं, यानी जब कभी भी आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना हो तो ऐसे ही निकालेंगे। जैसे एग्जांपल एक और दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितना परसेंट है, तो कैल्शियम का परसेंटेज मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूँगा ना, लिखूंगा कैल्शियम परसेंटेज इक्वल टू टोटल मास, नीचे लिखेंगे कितना होगा टोटल मास, तो देख लीजिए कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16 होता है और 3 है तो 48, यानी टोटल जब ऐड करेंगे तो आएगा 100, यानी नीचे 100 हो गया इंटू 100। और कैल्शियम का निकालना है मुझे, तो कैल्शियम कितना होगा 40, ये 100 क्या होगा कैंसिल आउट, यानी 40%। यानी जो कैल्शियम की परसेंटेज मात्रा है वो कितना परसेंट है, 40% है कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। यानी कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम कितना परसेंट है, 40% है। तो इसी तरह आप किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट का आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, राइट। तो कोई भी कंपाउंड आपके सामने होगा उसमें जो एलिमेंट होगा उसका परसेंटेज ऐसे हम निकालते हैं, और इसी को बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। इट्स वेरी सिंपल फॉर यू, प्लीज राइट इट नेक्स्ट। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी मैंने परसेंटेज कंपोजिशन आपको बता दिया और बताया कि परसेंटेज कंपोजिशन को कैसे हम फाइंड करते हैं, परसेंटेज किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का परसेंटेज। आप अगर उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप सीख जाएंगे। अब देखिए, अब आपके सामने क्या है, तो आपके सामने जो फेस हो रहा है ये टॉपिक है स्ट्रक्चरल फार्मूला। पहला है स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड सेकेंड इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, और भी है तो उन सबको मैं बता रहा हूँ लाइन से, पहले इन दोनों को समझिए फिर बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले बात करता हूँ स्ट्रक्चरल फार्मूला, व्हाट इज दिस, क्या होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। लिखा हो इट रिप्रेजेंट्स कनेक्टिविटी ऑफ अ डिफरेंट एटम इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है उनके बीच में जो कनेक्टिविटी हम शो करते हैं, दिखाते हैं कनेक्ट करके बॉन्ड के साथ, उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे मैं कहूँ कि C2H6, यहाँ पे क्या लिखा हूँ C6H6, सॉरी C6H6, ये बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। अब इसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है,
अगर इसको मैं ओपन करके लिखना चाहूँ, बॉन्ड के साथ रिप्रेजेंट कर दूं, तो कनेक्टिविटी के साथ रिप्रेजेंट करूं, तो वही आपका होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो देखिए मैं कनेक्टिविटी के साथ रिप्रेजेंट कर दिया हूँ, कार्बन 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 और इसके साथ हाइड्रोजन किस तरह जुड़ा हुआ है, और ये एक तरह का कनेक्टिविटी दिखा रहा है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन सब जुड़े हैं। देख रहे हैं ना कैसे हैं, तो ये एक तरह का देख रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कनेक्टिविटी बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन के बीच में कनेक्टिविटी, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कनेक्टिविटी। तो यही कनेक्टिविटी के साथ मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं तो यही कहलाता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अब मैं बात करता हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला? इसको एमएफ बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ अ डिफरेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ये क्या बताता है कि किसी भी कंपाउंड में कितने एटम है किसी भी एलिमेंट का। जैसे कार्बन की कोई कंपाउंड, कार्बन कितने एटम है और हाइड्रोजन कितने एटम है, अटैच होकर के जो बना रहे हैं वही आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जैसे मैं बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन में कार्बन 6 मॉलिक्यूल 6 एटम है और हाइड्रोजन के 6 एटम है, और 6 एटम कार्बन का 6 एटम हाइड्रोजन का, दोनों मिल करके जो ये फार्मूला आप देख रहे हैं C6H6, इसी फार्मूला को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी अगर मैं इसको कनेक्ट करके ना दिखाऊं, अगर मैं इसको ओपन करके ना दिखाऊं, तो जिस फॉर्म में दिखाई दे रहा है C6H6, यही आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जैसे ग्लूकोज की बात करूं C6H12O6, ये आपका क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन इसी को मैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में शो करके दिखा दूं, तो जैसे यहां दिखाया हूं, तो यह आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। राइट, तो इसको लिखिए फिर नेक्स्ट। हमारे स्टूडेंट अब बात करते हैं इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। देखिए इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ए एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट इन द कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है डिफरेंट डिफरेंट, उनका सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना ही आपका इंपेरिकल फार्मूला कहलाता है। बट उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख तभी सकते हैं जब वो लिखने लायक हो। जैसे ये क्यों वो बोल रहा हूं मैं, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं H2SO5, मान लीजिए ये कंपाउंड की बात करूं H2SO5, और मैं कहूं आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के दिखाइए, तो भाई सिंपल ये जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5, और यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें सब के सब इवन हो। यहाँ इवन भी है, ऑड भी है, तो जब इवन ऑड आने लगे ना, तो इसको हम सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं लिख सकते। बट अगर नीचे वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा इवन होता तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते थे, और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना ही आपका इंपेरिकल फार्मूला होता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए मैं बेंजीन की बात करूं, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H6। अब इस फार्मूले में आप क्या देख रहे हैं कि जो ये 6 है और ये 6 दोनों इवन नंबर है, और ये दोनों के दोनों सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर ये कन्वर्ट हो सकते हैं तो कैसे? तो देखिए कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो देखूं तो 6:6 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 6 1 6, तो 1:1 हो गया। अब 1:1 हुआ तो C1H1 हो गया, यानी CH हो गया। ये जो C6H6 है, इसका जो इंपेरिकल फार्मूला है ये होगा CH। क्या होगा? CH। ये इंपेरिकल फार्मूला हो गया। अब इंपेरिकल फार्मूला आप सीख गए। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ C6H12O6, मैं कहूँ ये ग्लूकोज है, इसका इंपेरिकल फार्मूला बताइए। सिंपल, आप क्या करेंगे, यहाँ 6 है, रेशियो 12:6, कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो कार्बन, 8 होगा। अब ये सबसे छोटा कौन है? 6 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, यानी 1:2:1 हो गया। अब क्या करेंगे आप? C कितना हो गया? 1, हाइड्रोजन कितना हो गया? 2, H कितना हो? C कितना हो गया? 1, यानी CH2C, सॉरी O है ना, ऑक्सीजन, CH2O, यानी क्या हो गया आपका? CH2 और O। ये जो देखा है CH2O, ये इंपेरिकल फार्मूला है। किसका इंपेरिकल फार्मूला है? तो ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी इट इज वेरी इजी फॉर यू, आपके लिए बहुत आसान है, यू कैन डू इट इजीली। ठीक, तो ये इंपेरिकल फार्मूला। अब किसी ने आपसे कहा कि बताइए इंपेरिकल फार्मूला मास क्या होगा? तो मास ऑफ इंपेरिकल फार्मूला, जो इंपेरिकल फार्मूला है उसके मास को ही इंपेरिकल फार्मूला मास बोलते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल मास ऑफ CH का इंपेरिकल फार्मूला इसका तो कितना हो? कार्बन का 12, इसका 1 13, तो ऐसे निकालते हैं इंपेरिकल फार्मूला मास। तो इसे लिखिए नेक्स्ट। ओके, चलिए मेरे स्टूडेंट अब बात करने वाले हैं अपन एन क्या है आपका? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, इंपेरिकल फार्मूला मास के रेशियो को ही एन बोलते हैं। एन आपका क्या है? एक इंटीजर है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैं लिखा हूँ C6H12O6, ठीक है। अब ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं, इस फार्मूला में अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि इस फार्मूला के लिए आप एन का मान निकालिए, इंटीजर एन का मान,
तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, कितना आएगा मॉलिक्यूलर मास निकाल के देखते हैं कितना आएगा। 72 प्लस 12 प्लस 96 180 आएगा। कितना आएगा 180, ऐड करके देख लीजिएगा। अब इसका हम इंपेरिकल फार्मूला निकालेंगे तो कितना होगा, रेशियो निकाल लीजिए 6:12 कितना अभी मैं सिखाया था 1:1 CH2O, ठीक है, ये इंपेरिकल फार्मूला आ गया। अब इसका मास निकाल देंगे तो आएगा 30। अब क्या करेंगे, जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है उसमें डिवाइड कर देंगे इंपेरिकल फार्मूला मास है। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है और जो इंपेरिकल फार्मूला मास है, इसका जो रेशियो आएगा ना उसी को हम बोलते हैं n, और ये एक इंटीजर वैल्यू होगी। n कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको निकालना होगा n का मान इंटीजर का, और उस इंटीजर के मान के बदौलत हम निकाल करके इंपेरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होगा मैं कल बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तक यही तक आज रहेगा, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कल मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, प्रैक्टिस करिए, अच्छे से करिए।